नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 28 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ऐसा जाल फेंका है कि इस जाल में इजराइल भी फंस गया, इस जाल में हमास भी फंस गया और साथ ही इस जाल में रशिया भी फंस गया और इस जाल में यूक्रेन भी फंस गया। यानी अमेरिका ने एक बार फिर से दिखा दिया कि अमेरिका कितना बड़ा दिमागी है और ऐसे ऐसे फैसले ले लेता है जिसमें पूरी दुनिया के लोग बड़े आराम से फंस जाते हैं। तो कौन सा बड़ा फैसला लिया है अमेरिका ने, इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही ईरान ने सैंक्शंस को लेकर एक बड़ा रिस्पांस दिया है और इस रिस्पांस में क्या कुछ कहा है और इससे अमेरिका और बाकी देशों को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये भी एक बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय गजा में सीज फायर को लेकर अमेरिका ने जो प्लान बनाया है, इस प्लान में इजराइल को फायदा हो रहा है या फिर इजराइल को पूरा का पूरा नुकसान हो जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही गजा की क्या सूरत हाल है, किस हिसाब से इजराइल वहाँ पे हमले कर रहा है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चूँकि जब आप कमेंट करते हैं ना, आपका जो कमेंट होता है वो कमेंट उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो भारत में बैठ के आप कुछ और नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम दुआ करते हैं। खैर, आप दुआ करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है वो सीज फायर को लेके है और जिसके बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया था। दरअसल अमेरिका ने 21 पॉइंट का एक सीज फायर का प्रपोजल रख दिया है पूरी दुनिया के सामने। अब पूरी दुनिया के सामने क्यों बोल रहा हूँ, इसमें भी एक सच्चाई छुपी है जो भी आपको आगे बताऊँगा। दरअसल अमेरिका ने 21 पॉइंट में क्या कुछ कहा है, उसको अगर साफ तौर पे मैं आपको बताऊं तो पहला पॉइंट ये था कि गजा में कंप्लीटली सीज फायर होगा, लेकिन इस सीज फायर के लिए हमास को अपने बंधकों को छोड़ना पड़ेगा। यानी हमास ने जितने इजरायलियों को बंधक बना रखा है उन तमाम लोगों को छोड़ना पड़ेगा और 48 घंटे के अंदर ही ये फैसला करना होगा कि सीज फायर करना है कि नहीं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसी के जस्ट बाद अमेरिका ने कहा कि जैसे ही बंधकों को छोड़ने का काम हमास कर देगा, उसी के जस्ट बाद इजराइल भी जो 600-700 फिलिस्तीनी बंधक बने हुए हैं, इजराइल की कैद में हैं, उन सबको छोड़ने का काम इजराइल कर देगा। चलो, बंधकों का आदान प्रदान हो गया। इसके बाद तीसरा फैसला ये कि जंग कोई टेम्प्रोरी सीज फायर के लिए नहीं रुकेगी बल्कि परमानेंट रुक जाएगी। यानी इसके बाद न कभी हमास हमला कर सकेगा और ना ही इजराइल करेगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली जंगबंदी भी हो गई। चौथा अहम फैसला ये है कि सीज फायर के बाद गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर एक सरकार बनाई जाएगी। इस सरकार में कोई भी रोल हमास अदा नहीं करेगा। पांचवी बड़ी बात यह थी कि सरकार बनाने के बाद हमास को गजा छोड़ के जाना पड़ेगा और हमास कहीं भी गजा के अंदर एक्टिव नहीं रहेगा और जितने भी हमास के लड़ाके उनको हथियार छोड़ना पड़ेगा। ना केवल छोड़ना पड़ेगा बल्कि हथियार को जमा कराना पड़ेगा। ये 5 बात हो गई। छठवीं और सबसे अहम बात, और यहाँ से इजराइल की जो मुसीबतें बढ़नी शुरू हुई, अब आप ध्यान से समझिए, फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया जाएगा। अब ये बात जैसे अमेरिका ने बोल दी, यहीं से तो फिर इजराइल परेशान हो गया। चूंकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिले। चूंकि इजराइल बार बार फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलने का मुखालफत करता रहा है, बार बार ये कहता रहा है कि जितने भी देश फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने पे तुले हुए हैं वो तमाम देश आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका ने अपने प्रपोजल में ही साफ तौर पे कह दिया कि फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिलेगा। अब फिलिस्तीन अगर एक देश का दर्जा पा गया तो भले ही हमास को हथियार छोड़ना पड़े, भले ही हमास वहाँ से चला जाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात यह है कि फ़िलिस्तीन का जो मकसद इतने दिनों से नहीं पूरा हो पाया था, वो मकसद इस बार कामयाब हो जाएगा। यानी फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिल जाएगा और फ़िलिस्तीन की हिफाजत खुद अमेरिका करेगा, ऐसा 21 पॉइंट की उस प्रपोजल में कहा गया है। तो यहाँ से मुसीबतें दोनों की बढ़ गई। पहला तो इजराइल की बढ़ी। इजराइल जो कब्ज़ा करना चाह रहा था, इजराइल का जो मकसद था कि एनी हाउ फ़िलिस्तीन को अपने अंदर संभाल लिया जाए, वो मकसद तो इजराइल का ख़त्म हो गया। क्योंकि फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिल गया जो इससे पहले मिला नहीं था। तो फ़िलिस्तीन को अगर एक देश का दर्जा मिल गया तो आप किसी ज़मीन को तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन किसी देश को कब्जा नहीं कर सकते। ये बात इंटरनेशनल लॉ वाले जानते होंगे। अब दूसरी बात आप सोचिए, हमास की मुसीबतें कैसी बढ़ी। हमास की मुसीबतें बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमास जो इतने दिन से लड़ता रहा, इतने दिनों से हथियार चलाता रहा, इतने दिनों से इजरायली बंधकों को पकड़ के रख रहा था कि उम्मीद के साथ कि कभी फ़िलिस्तीन में सरकार बनेगी तो हम भी कुर्सी पे बैठेंगे।
हम भी कुछ बड़े ऑपरेशंस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट में हमास को भी बाहर कर दिया। यानी एक ऐसा सीज फायर का प्रपोजल आया है जिसमें ना हमास खुश हो सकता है, ना ही इजराइल खुश हो सकता है। दोनों के ही जो मकसद और मंसूबे थे, उन दोनों के ही मकसद और मंसूबे पे अमेरिका के इस प्रपोजल ने पानी फेर दिया है। और जितने लोग आराम पसंद हैं, जितने लोग ये चाहते हैं कि अमन और शांति बनी रहे, वो दोनों लोग ये कहते हैं कि भाई दोनों संगठन के साथ अच्छा हो। चूँकि हमास भी हथियार का प्रयोग करता है, इजराइल भी हमला करता है, तो ऐसे हाल में दोनों के ही हथियार छूट जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है, और ये सवाल बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग पूछ पाते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि हमास को वहाँ से बाहर किया जाएगा। हमास बाहर चला गया, इजराइल अपनी जगह पे बना रहेगा। इजराइल चूँकि एक देश है, उस देश के पास अपनी आर्मी है, IDF के पास अपने हथियार हैं, IF के पास अपने फाइटर जेट हैं। तो अगर हमास हथियार छोड़ के चला गया और इजराइल अपने हथियारों को यूं ही लेके बैठा रहा, तो कौन गारंटी लेगा कि इजराइल आने वाले टाइम में हमला नहीं करेगा? ये सवाल बहुत अहम है। और ध्यान से देखिएगा कि सीज फायर का जो मुद्दा है यहीं जाके अटकेगा और कहीं नहीं अटकेगा। खैर, इधर हमास का भी रिस्पांस निकल के सामने आया। हमास ने कहा कि कोई भी प्रपोजल हम तक नहीं पहुंचा है, यानी जो भी प्रपोजल है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है, लेकिन हमास का कहना है कि हमारे तक कोई भी प्रपोजल अमेरिका ने नहीं भेजा है, तो हम हाँ या ना में कोई जवाब अभी नहीं दे सकते। खैर, ये तो सीज फायर को लेकर बड़ी अपडेट थी। अब आपको कुछ और अपडेट देता हूँ। एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से। गजा में IDF ने 140 जगहों पे हमला किया है, और IDF का दावा है कि इस 140 जगहों पे किए गए हमले में IDF ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया है, और न केवल टारगेट किया है, कई सारे ठिकानों को नेज़्दे नाबूद भी कर दिया। यानी इस समय गजा में इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं, और हमलों की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि लगातार 140-150 जगहों पे टारगेट कर करके लोगों को, हमास के लड़ाकों को और उनके ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने का काम IDF कर रही है। खैर, इधर गाजा में भी IDF के जो मरकवा टैंक हैं वो घुसते चले जा रहे हैं, और इसकी वजह से कई सारे लोग घायल हो रहे हैं, कई सारे मासूमों की भी जान जा रही है। और ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट किसी और मीडिया से नहीं, बल्कि इजराइल की ही अपनी सबसे बड़ी मीडिया हार्ट्ज के हवाले से बता रहा हूँ। हार्ट्ज में आर्टिकल छपा है कि जिस हिसाब से मरकवा टैंक अंदर जा रहे हैं, उस हिसाब से सिचुएशन बहुत ख़राब है। और साथ ही एक रिपोर्ट और छपी है, और ये रिपोर्ट इजराइल को और परेशान करने वाली है। कैसे, वो आप जानिए। एक शख्स है जिनका नाम है मार्तन एनगेस्ट। मार्तन एनगेस्ट एक हॉस्टेज हैं, और ये हमास की कैद में है। इनको हमास ने कैद कर रखा है, और इनके फादर ने एक बड़ा बयान दिया है, और इस बयान की वजह से नेतन्याहू और परेशान होंगे। आमतौर पे आदमी कहता है कि हमें अपनी सरकार पे भरोसा है, आमतौर पे आदमी कहता है कि हमें अपनी सेना पे भरोसा है, सेना हमारी मदद करेगी, कहता है। पुलिस पे नहीं कहता, सरकार पे कहता है। सरकार पे भी नहीं कहता, लेकिन आदमी का एतबार अपनी सेना पे तो ज़रूर होता है, लाजमी होता है। लेकिन मार्तन एनगेस्टन के फादर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें केवल और केवल अमेरिका पे भरोसा है, वो सीज फायर करवा दे तो करवा दे, बाकी नेतन्याहू सीज फायर करना नहीं चाहते। अब ये बात अगर आप लॉजिक से सोचिए तो सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी है कि वहाँ की आवाम अपने अलावा, अपने देश की सरकार के अलावा, अपने देश की सेना के अलावा एक साथ समुंदर पार में बैठे अमेरिका पे भरोसा कर रही। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही है। एक शख्स, इन्होंने भारत के खिलाफ एक जहर उगला है, और इस जहर के बाद भारत की तरफ से क्या जवाब है मुझे नहीं पता, लेकिन एज ए भारतीय होने के नाते मैं जवाब जरूर दूंगा। अमेरिकन सरकार के एक मंत्री, इनका नाम है हावर्ड लुटनिक। हावर्ड लुटनिक ने साफ तौर पे कहा है कि कई सारे ऐसे देश हैं जो फंड दे के रसिया को सपोर्ट करते हैं, रसिया से तेल खरीदते हैं, और इन तमाम देशों को सही करने की ज़रूरत है, इन तमाम देशों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। यानी साफ तौर पे हावर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत को सबक सिखाने की ज़रूरत है। इल्ज़ाम क्या लगाया कि भारत रशिया से तेल लेता है, उस तेल से भारत पूरी दुनिया में बेच बेच के पैसे कमाता है, और जो पैसे फिर वो रसिया को देता है, उस पैसे के दम पे रसिया हथियार बनाता है, और इन हथियारों का उपयोग जो यूक्रेन के लोग हैं उनको मारने में करता है। ये बात इन्होंने बोल दी। इनके जो चाटुकार लोग हैं वो ताली पीट पीट के कहने लगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे देश के भी कुछ बड़े चैनल हैं जो भारत सरकार के खिलाफ बोलते बोलते इतना बगड़ जाते हैं कि भारत के खिलाफ बोलने लगते हैं। सरकार से आपकी मुखालफत हो सकती है, भाई देश से तो प्यार करो। खैर, ये बात जब इन्होंने बोली, इसी के जस्ट बाद मैं इनको एक जवाब देता हूं कि हाल फिलहाल में अभी 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले जेलेंस्की ने एक सौदा किया अमेरिका के साथ।
सौदा कितने का? 90 अरब डॉलर का। क्या होगा इस सौदे में? क्या कोई डेवलपमेंट की चीज़ें आएंगी? नहीं। क्या कोई मशीनरी आएगी? नहीं। क्या कोई टेक्नोलॉजी आएगी? नहीं। 90 अरब डॉलर के हथियार जेलेंस्की को बेचने का काम, यानी यूक्रेन को बेचने का काम अमेरिका कर रहा। इसमें क्या है? आधुनिक हथियार है, मिसाइलें हैं और एक विशेष कैटेगरी का ड्रोन है। अब आप सोच के देखिए, अगर रशिया से तेल लेके भारत रशिया को फंड कर रहा है तो यूक्रेन को हथियार बेच के अमेरिका क्या कर रहा? बताओ भाई लुटनिक। इफ़ यू आर सीइंग माय वीडियो देन यू हैव टू रिस्पॉन्स। क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर भारत तेल लेके ही फंड कर दे रहा, तुम तो हथियार बेच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? खैर, ये गिरी मानसिकता और गिरे हुए जो गोरे हैं ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद सूअर जैसे आ गए हैं, इनकी सच्चाइयाँ क्या है आपको खूब पता है। ये गाज़ा में भी हथियार बेच के कैसे मजलूमों को मरवाते हैं और बाद में सीज फायर का दामन ओढ़ के पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज़ के लिए भीख मांगते हैं, आपको खूब पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही रशिया के हवाले से। रशिया ने भारत का बड़े अजीबोगरीब तरीके से समर्थन किया है और इस समर्थन की वजह से भारत के जो दुश्मन हैं वो परेशान हैं। मॉस्को जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए दो देशों ने अपना नॉमिनेशन दिया था, एक ब्राज़ील ने और एक इंडिया ने, और कहा था कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबर बना दो, हम भी अच्छे लोग हैं। इस पर पूरी दुनिया के कई सारे जो दुश्मन हैं हमारे, उन्होंने विरोध किया और कहा कि नहीं यार, ये गरीब गुरबे के लोग हैं। भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी को उन्होंने गरीब गुरबे का लोग बता दिया। इसी पे रशिया ने कहा कि बाबू ऐसा है, 80 साल पहले जिस भारत को आप देख रहे थे वो भारत अब नहीं है, ये भारत कोई और भारत है, इसको ध्यान से देखो। अब 80 साल पहले का मतलब वही कि कैसे अमेरिका हथियार आते थे भारत को मारने के लिए और रशिया की पनडुब्बी आ गई थी। और उसके बाद रशिया ने भारत का सपोर्ट करते हुए कहा कि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। और यहाँ से अमेरिका भी परेशान हो गया कि रशिया भारत का इतना सपोर्ट क्यों करता। अच्छा, यहाँ तो परेशान था ही, एक और मामले में ये भाई साहब और परेशान हो गए। कैसे, वो आप जान लो। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के जस्ट बगल है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दोस्त है रशिया का और साउथ कोरिया दोस्त है अमेरिका का। नॉर्थ कोरिया के बारे में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात बोली है जो अमेरिका की नींदें उड़ाने वाली है। क्यों? पूरी खबर आप सुनिए। दरअसल साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जो अंतर महाद्वीपीय क्षमता रखती है, यानी ये कोरिया से दागेगा तो अमेरिका आके गिर जाएगा, एशिया से दागा जाए तो फिर अंटार्कटिका जाके गिर जाएगा, यानी धरती के किसी भी कोने में ये मिसाइल जाके मार सकती है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन भरा है। बाकायदा इसको बनाने के लास्ट फेज में नॉर्थ कोरिया पहुंच चुका है। साउथ कोरिया ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया को नहीं रोका गया तो फिर अगला हमला नॉर्थ कोरिया रशिया के कहने पे कहीं करे ना करे, अमेरिका पे जरूर कर देगा। और हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कितने बड़े सनकी और कितने बड़े उस मिजाज के आदमी हैं। यूक्रेन में एक बार इनकी आर्मी के लोग घुसे थे, 200 लोगों को 10 मिनट में काट दिया था। ये खबर आपको मैंने खुद भी बताई थी और अलग अलग चैनलों से आपको पता चला था। तो किस हिसाब के और किस मिजाज के ये लोग हैं आपको पता है। तो ऐसे हाल में आप कंफर्म जान लीजिए कि अमेरिका और उसके दोस्त जो हैं, चाहे पाकिस्तान, चाहे जापान, चाहे इजराइल, चाहे यूक्रेन, इन सब के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर अमेरिका के खिलाफ मिसाइलें इस्तेमाल हो सकती हैं तो दोस्तों के खिलाफ भी हो सकती हैं अंडरस्टूड चीज़ें। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही है। ईरान को लगातार परेशान करने के लिए अमेरिका और उसके चमचों ने हर संभव कोशिश कर दी। सबसे पहले चाबहार पोर्ट पे जब प्रतिबंध लगा तो वहाँ पे किसी की जहाज़ नहीं गई, भारत की गई, किसी और की नहीं गई। इसके बाद क्या, सेंक्शंस लगा दी, कहा कि ईरान कोई डील नहीं करेगा, ईरान से कोई बिजनेस नहीं करेगा, ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा। अब ये तमाम चीज़ें सेंक्शंस का गेम जब चल ही रहा था, इसी दौरान ईरान के जो लॉ मेकर हैं उन्होंने एक अहम फैसला लिया है। और ईरान के लॉ मेकर का कहना है कि सेंक्शंस के बदले जब तक हम सेंक्शंस नहीं लगाएंगे तब तक सिचुएशन सही नहीं होगी। यानी अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान के जितने दोस्त हैं उनके साथ मिलकर ईरान एक प्लान बना रहा है कि सेंक्शंस अमेरिका और उसके संबंधी देशों पर लगाया जाएगा ताकि हिसाब बराबर हो। और ये चीज़ें होनी चाहिए। जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया था उसी टाइम अगर मोदी साहब अमेरिका और उसके दोस्तों के ऊपर टैरिफ लगा देते तो सिचुएशन आज हमारे हक में होती। लेकिन मोदी साहब आखिरी दम तक अपनी दोस्ती निभाने में बचे रहे।
ये सोचते रहे कि हमारी दोस्ती ट्रंप से ना टूट जाए। एक बार ऐसा था कि ये ट्रंप का प्रचार करने गए, ट्रंप हार गया। जब ट्रंप हार गया तो फिर कमला हैरिस नाराज़ हो गई। कमला हैरिस को मनाने के लिए उन्हें फिर हीरे की अंगूठी गिफ्ट की और अगली बार कमला हैरिस से मिलने चले गए। कमला हैरिस से जब मिलने चले गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझसे मिलो, उन्होंने मना कर दिया इस उम्मीद में कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कभी चुनाव जीतेंगे नहीं। लेकिन अगली बार फिर किस्मत पलटी, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी ने जो किया था वो बात उसको याद है। तो मोदी से बदला लेने के चक्कर में पूरे भारत से बदला लेने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा और ये बात हर आदमी को पता होनी चाहिए। खैर, तो फिलहाल सीज फायर के लिए जो 21 पॉइंट आए हैं उसमें ना इजराइल का फ़ायदा है ना हमास का फ़ायदा है, तो शायद दोनों ही एग्री नहीं होंगे। ये बात आप लिख लीजिए, चूँकि पूरी दुनिया अपने फ़ायदे पे ही चलती है, वो चाहे हमास हो चाहे इजराइल। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।